तो सर अभी हम लोग बात करेंगे एपी की, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। है क्या सर? अब आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन है बहुत इजी। अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ लोगे तो टोटली चैप्टर सिर्फ दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर चल रहा है। बस थोड़ा सा बच्चे इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत करते हैं कि किस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है? मतलब है जहां पर आपकी सीरीज एक कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है? कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। तो मैं आपको आज जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो बताने की कोशिश करूंगा, रह जाएंगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल हम लोग कह रहे हैं जहां पर सीरीज एक कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2, 5, 8, 11, ठीक है, और इसी तरीके से मैंने लिखा 14, और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। फाइन। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 के बाद 5 3 प्लस हो गया, 5 के बाद 8 3 प्लस हो गया, फिर इसी तरीके से हर बार 3 3 प्लस करते जा रहे हैं हम लोग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एपी। तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि एपी होता क्या है और किस किस तरीके की सीरीज हमारी यहाँ पर एपी बन रही है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू इधर लिखता हूँ, 16, 12, 8, 4, 0, -4, -8 एंड सो ऑन। तो क्या सर ये एपी है? हाँ सर, ये भी एपी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखो पहले 4 कम हो गया, फिर उसके बाद फिर से 4 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है। तो हर बार 4 4 यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वैल्यू बढ़ती ही जाए, हमारी एपी में वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे लिखा है। अगर इसी को मैं 14, 11, 8, 5, 2 ऐसे लिख दूं तो सर ये भी अपने आप में एपी है। तो अब एपी क्या है, ये हम लोग अगर यहाँ पर समझ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस के साथ हमारी सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, आप जो भी कह सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस किस चीज का? जब हम कह रहे हैं डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है कहने का मतलब सेम है। ठीक है ना? डिफरेंस कॉमन है कहने का मतलब सेम है। तो एपी का मतलब है कि जो उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो लगातार हम टर्म्स एक के बाद एक के बाद एक लिख रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम कॉमन डिफरेंस, ऐसा हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो एपी का मतलब है जहां पर आपकी सीरीज कैसे चल रही है, सेम कॉमन डिफरेंस के साथ चल रही है, उसे हम एपी कह रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाएगा और ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और सीरीज लिखूं 2,2,2,2,2,2 और इस तरीके से चलता जा रहा है यहाँ पर, तो क्या मैं इसे एपी कहूंगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसे एपी कहूं या नहीं कहूं? बोलो। अगर मैं 2,2,2,2 लिख रहा हूं तो क्या ये एपी है? सर ये भी एपी है। हाँ अगर आप सर, 0 का डिफरेंस है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो डिफरेंस यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा।
ठीक है ना। तो डिफरेंस 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या डिफरेंस कॉमन है। द कीवर्ड है कि जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यानी कि हर बार हम सेम कॉमन डिफरेंस के साथ सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो सीरीज बढ़ रही है ना कम हो रही है, वहीं पर ये अपनी जगह पर कांस्टेंट है। हर बार जो टर्म में लिख रहा हूँ वो 2 है। तो कॉमन डिफरेंस 0 है, लेकिन क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? यस, द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है यहाँ पर, तो सर ये एपी है। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि ये टर्म्स जो हमारी चल रही हैं ये कहाँ तक जा सकती हैं। तो सर ये टर्म्स कहीं तक भी जा सकती हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट तक भी जा सकती है और फाइनाइट तक भी जा सकती है। तो चलो, अगर हम बात करें कि हमारी एपी चलती ही जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो एपी कैसी है? इनफाइनाइट एपी है। और अगर हमारी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंटेबल है, तो हम कहेंगे वो फाइनाइट एपी है। पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब देखो, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब है जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता, अनकाउंटेबल। या हम कह सकते हैं कि इनडेफिनेट वैल्यूज हो गई, ठीक है ना, मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते हम लोग। और इसी तरीके से फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट का मतलब हुआ काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है। तो अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है तो वो फिर फाइनाइट एपी हो जाएगी। काउंटेबल कहने का मतलब 50, 100, 200, 300, ऐसी वैल्यू जिसे मैं लिख सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? बहुत बड़ी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे काउंट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1000000000000, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप देखो तो मैं इसे काउंट तो कर ही सकता हूँ। तो ये भी फाइनाइट एपी होगी। अगर इसमें इतनी टर्म्स भी हो जाती हैं तो भी ये फाइनाइट एपी है। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि जो कॉमन डिफरेंस है ये फाइंड कैसे होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। तो हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम कॉमन डिफरेंस निकालने की यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से सुन लो, जब कभी भी हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करेंगे तो उस केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करने के बाद मिलेगा मेरे को। मतलब हमेशा क्या करना है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। आफ्टर टर्म और बिफोर टर्म तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं सक्सीडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। तो फिलहाल उसको लिखने की भी ज्यादा जरूरत है, आपको समझ तो आ ही रहा है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? डी से। आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि अगर मेरी कोई टर्म है ए के प्लस वन, ए के प्लस वन नंबर की कोई टर्म है, उसमें से मैं ए के टर्म को माइनस करूंगा तो मेरे को डी मिलेगा। क्या मिलेगा? डी मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। सर ये ए के प्लस वन और ए के क्या है? तो ए के प्लस वन मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं टर्म्स को यहाँ पर जनरलाइज करना स्टार्ट कर दूं, जनरलाइज करना अगर मैं स्टार्ट कर दूं यहाँ पर टर्म्स को, मतलब टर्म्स हो गई मेरी A1, A2, A3, A4। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारी ए के प्लस वन है उसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं सपोज इन दोनों टर्म्स को पिक कर रहा हूं, तो इन दोनों टर्म्स को अगर मैं पिक कर रहा हूं तो ए के प्लस वन का मतलब क्या हुआ? A4, A4 यानी कि A3 प्लस वन,
तो यहाँ पर ये जो k+1 इधर लिखा गया है ये टर्म का नंबर बता रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है? टर्म का नंबर बता रहा है। तो ऐसे समझ लो कि अगर मेरी फोर्थ टर्म है तो उस फोर्थ टर्म को मैं ऐसे समझ रहा हूं कि वो 3+1th टर्म है मेरी, और उसमें से मैं क्या माइनस करने जा रहा हूं? थर्ड नंबर की टर्म। इस तरीके से क्यों लिखा? ताकि मैं ये k को यहाँ पर जो है जनरलाइज कर सकूं। अब इतना फालतू का लफड़ा कौन समझेगा और करेगा? तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे। फालतू झंझट में नहीं पड़ना है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करने पर निकलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हाँ हुआ? सर। अब हाँ सर सर। क्वेश्चन ये उठता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है। यहां से एमसीक्यू और केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है। तो सर मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो एक रियल नंबर हो सकता है। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं 2√5, और फिर मैंने लिखा 3√5, फिर मैंने लिखा 4√5, फिर मैंने लिखा 5√5। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये एक एपी बना रहा है? क्या सर ये एक एपी है? बिल्कुल है सर। हाँ आप सर। देखो कि 3√5 में से अगर हम 2√5 माइनस करेंगे 2√5 है। तो हमें क्या मिलेगा? सर हमें √5 मिलेगा। और जो ये √5 है ये कैसा नंबर है? इरेशनल है। रियल नंबर। इरेशनल है, इरेशनल। और इरेशनल है यानी कि रियल होगा। अब रैशनल हो या इरेशनल हो दोनों ही रियल होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहाँ पहुंच गए? रियल नंबर में। मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। रियल भी हो, मतलब रियल कहने का मतलब है हर पॉसिबल वैल्यू जो मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करती है वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ सर। अब हाँ सर सर। यहाँ पर जो हम लोग ये कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। यहां से देखो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉइंट में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है। यहां पर देखो जरा इस वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 - 2। बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से 8 - 5, 3 आ रहा है। इसी तरीके से 11 - 8, 3 आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हाँ हुआ या सर। नहीं? हो गया सर। हो गया सर। अब यहीं पर देख लो कि ये जो सीरीज थी मेरी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है, ठीक है ना। अब हाँ यहां सर। पर ये जो सीरीज में लिख रहा हूं इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो बच्चे देखकर बोलते हैं सर 3 है यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस। ऐसा नहीं है। नेगेटिव। मैं बार नेगेटिव बार ये 3। बात, बिल्कुल मैं बार बार ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा हमें। देख लो -3 मिल रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है, दोनों अलग अलग कॉमन डिफरेंस हैं। समझ में आ गई बात? दो हाँ अलग सर। अलग सीरीज हैं, उनके हाँ सर। कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं। फर्दर सर अगर इतनी बात समझ में आती है तो हमने क्या क्या कंक्लूड किया कि जो कॉमन डिफरेंस है उसके लिए हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे,
कॉमन डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? कॉमन डिफरेंस रियल नंबर हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और हमारा पॉइंट में इरेशनल वैल्यू जो है हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू, किसी भी तरीके की वैल्यू जो रियल नंबर को क्वालिफाई कर रही है वो हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो सकती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सीरीज कि हम वहां पर वैल्यू क्या देख रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बुक में हाँ वो सर। k+1 और ऐसा दे रखा है, उसका हमारे को कोई फायदा नहीं होगा। अब सर हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस एपी को जनरलाइज करने जा रहे हैं। सपोज हमारी एपी है और उस एपी की जो टर्म्स है हमारी वो कुछ इस तरीके से दी हैं। सपोज पहली टर्म हो गई हमारी a1, इसी तरीके से दूसरी टर्म हो गई a2, इसी तरीके से तीसरी टर्म हो गई a3, फिर a4, a5। ये a2, a3, a4, a5 ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है सर? ये टर्म का नंबर है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, और इसी तरीके से जो हमारी एपी है वो कहां तक जा रही है? एन टर्म्स तक जा रही है, एन नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है। समझ में आई बात? तो हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। समझ गए ना? नंबर जब बोलते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5, क्या कह रहा हूं? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ट्वेल्थ, 15th, 21th, nth टर्म। n के लिए क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर ये हमारी nth टर्म तक चला जाएगा। अब अगर मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं तो देखो जनरलाइज कैसे होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एपी में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हमने की हैं। पहली एक की जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, और हर बार हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे या सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जैसा भी वहां पर केस रिक्वायर्ड होगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर कहूं कि हमारी पहली टर्म ए है, सपोज अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? मेरी फर्स्ट टर्म ए है, ए, ठीक है। तो यहां पर हमारी सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलेगी? जब मैं ए में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। अब आप कहोगे सर अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में हुआ तब भी ऐड करेंगे क्या? अरे कॉमन डिफरेंस माइनस में हुआ, तुम ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली साइन माइनस का आ जाएगा ना, वहां पर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ सर। तो यहाँ पर सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? जब मैं फिर से एक बार डी ऐड करूंगा, तो इस फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूं ए, सेकंड टर्म को लिख रहा हूं ए प्लस डी, थर्ड टर्म को लिख रहा हूं ए प्लस 2d। कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा? दो बार। दो बार। ऐसे ही फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो a प्लस 3d। ऐसे ही फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो a प्लस 4d। समझ में आया? हाँ सर। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर मैं, ध्यान से सुन लो भाई, पहला फॉर्मूला यहां से निकल कर आ रहा है। अगर मैं अपनी फर्स्ट टर्म को a बोल रहा हूं, सेकंड टर्म को a प्लस डी कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं a प्लस डी? क्योंकि एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो अगली टर्म मिलेगी, दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगी। समझ पा रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर। अरे हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगली टर्म मिलती है ना। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी यस सर। ए एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड टर्म निकालनी है तो एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, थर्ड टर्म निकालनी है तो दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म निकालनी है तो तीन बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। तो अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड टर्म में कितने कॉमन डिफरेंस ऐड हुए हैं? सेकेंड टर्म में कितने कॉमन डिफरेंस ऐड हुए हैं?
एक कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है। थर्ड टर्म में 2d ऐड किया है, 2 कॉमन डिफरेंस ऐड हुए हैं। फोर्थ टर्म में 3 कॉमन डिफरेंस ऐड हुए हैं, 3d ऐड किया है। और फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी? जब कॉमन डिफरेंस 4 बार ऐड करूंगा, यानी कि 4 हाँ टाइम्स सर। ऑफ d ऐड करूंगा तो मुझे फिफ्थ टर्म मिलेगी। तो जो भी हमारी टर्म का नंबर है उससे एक कम बार अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूं तो मुझे अपनी वो टर्म मिल जाएगी। अरे यार देखो ना, पांचवी टर्म को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया। चौथी टर्म को फाइंड करने के लिए 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया। तीसरी टर्म को फाइंड करने के लिए 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया। समझ में आया? तो ऐसी nth हाँ टर्म को सर। फाइंड करने के लिए कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड करूं? n में से एक माइनस करके जो कॉमन डिफरेंस है उतनी बार हम ऐड करेंगे ना। हाँ सर। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। तो ऐसी अगर हम यहाँ पर अपनी nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं? nth टर्म अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो nth टर्म हमको कैसे मिलेगी? nth टर्म हमको कैसे मिलेगी? nth टर्म मिलेगी हमको, बोलो कैसे मिलेगी? जब हम nth टर्म, nth th ऐसा वाला, ठीक है ना? तो nth टर्म हमको कैसे मिलेगी? nth टर्म हमको मिलेगी जब हम फर्स्ट टर्म में n में से एक कम करके कॉमन डिफरेंस ऐड करें। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पर अपना सीधा सीधा लिखना चाह रहा हूं कि जो मेरी 50th टर्म है A50, वो कितनी होगी, है ना? जो मेरी 50वें नंबर की टर्म है वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूं। तो ऐसे केस में अपनी 50th टर्म को मैं कैसे जनरलाइज करूंगा? फर्स्ट टर्म में, समझ पा रहे हो, फर्स्ट टर्म हाँ में सर। 49 टाइम्स d ऐड करूंगा ना। ऐसे ही अगर मुझे A100 निकालना है तो मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट टर्म में 99 टाइम्स d ऐड करूंगा ना। ऐसे ही अगर मेरे को 132nd टर्म निकालनी है तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर क्या ऐड करने वाला हूँ? a प्लस 131d। अभी समझ में आया कि यहाँ पर गेम क्या है? हाँ सर। जितने भी नंबर की टर्म है उसमें एक कम बार d ऐड करना है फर्स्ट टर्म में, तो हमें वो टर्म मिल जाएगी, उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर इतना अगर आपको समझ में आता है तो हमारा काम चल गया सर। और अब हम लोग चाहें तो अपने एग्जाम्पल्स और अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है? अब हालांकि इसमें से काफी यस कुछ सर। जो है आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, काफी कुछ आपके सिलेबस में से बाहर चला गया है। प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब एपी में से हटा दी गई हैं। बट नोबडी नोस कि क्या होने वाला है। आपको पता है कि इस साल पेपर होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं मालूम, तो हम लोग सारा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। तो अब सर हम लोग आ रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 कह रहा है आपको यहाँ पर एक एपी दी है 3/2, 1/2, -1/2 और फिर दिया है -3/2। और ऐसे ही एपी चलती जा रही है। देखो अब ये जो कंटिन्यूटी होती है ना, आगे तक सीरीज चलती जा रही है। मैं देखता हूँ कि बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, डॉट 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 ऐसे लगाते जाते हैं, रेल बना देते हैं डॉट डॉट की। ऐसे रेल मत बनाना डॉट डॉट की। कंटिन्यूटी दिखाने के लिए सिर्फ 3 डॉट लगाए जाते हैं। समझ में आई बात? आप हर जगह देखोगे, देखना 3 डॉट लगे होंगे, 3 से ज्यादा नहीं लगे होंगे। क्लियर हो हाँ गया? सर। तो अब आपको यहाँ पर हाँ क्या सर। बताना है? आपको यहाँ पर क्या बताना है? फर्स्ट टर्म बताना है। और आपको मालूम है आप फर्स्ट टर्म को यहाँ पर ऊपर क्या लिख रहे थे?
फर्स्ट टर्म को आप ऊपर दिखा रहे थे ए, और ऐसे ही जो हमारा कॉमन डिफरेंस था उस कॉमन डिफरेंस को हम क्या दिखा रहे थे, डी। समझ में आई बात? डी। तो यहाँ पर हमें हाँ कॉमन, सर। अब बार बार हम यही यूज करेंगे, हाँ फर्स्ट टर्म के लिए ए यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस के लिए डी यूज करेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछता ठीक है है सर। फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, 3/2। और अगर मैं ओके आपसे सर। पूछूं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो अभी हमको दे रखा है कि ये एपी है, तो हमें कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, ये एपी हमें ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर एपी है तो डेफिनेट सी बात है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने हाँ के लिए सर। मैंने क्या बताया था कि बाद वाली टर्म में से आप पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे। बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी यस गड़बड़ सर। करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं और बोलते हैं कॉमन डिफरेंस आ गया। सर जी हमेशा ध्यान रखना, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करेंगे। देखो हमने 1/2 माइनस 3/2 करना है, समझ में आई हाँ सर। बात? तो 1/2 हाँ सर। माइनस 3/2 कितना आएगा, 1 आएगा सर। 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, -1। -1 आएगा। इसी तरीके से आप चाहते तो आप कॉमन डिफरेंस -1/2 में से किसको माइनस करते, -3/2। 1/2 को। वह बाद वाली टर्म को माइनस करना है, ओके। बाद वाली टर्म में से माइनस करना है। आई बात समझ में? नहीं आया? हाँ सर। यहाँ पे भी 1 है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर -3/2 में से माइनस करेंगे तो -3/2 में से किसको माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे -3/2 में से, -1/2 को। 1/2। -3/2 से पहले वाली टर्म कौन सी है, -1/2। समझ में आया? अब आप कहोगे हाँ सर सर। आज को ऐसे क्यों लिखा है, -1/2 ब्रैकेट में ऐसे क्यों लिखा है? सर ये हमारी बाद वाली टर्म है, ये जो है ये हमारी बाद वाली टर्म है, ये हमारी पहले वाली टर्म है, और बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। अब समझ में आया? हाँ सर। और आप देख सकते हैं कि हमने हर तरीके से करके देख लिया, बिकॉज एपी दे रखी थी तो हर जगह का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है। यार यहाँ माइनस लिखना था ना, तो हर जगह का जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है, माइनस आया है। देखो -1 सेम आया है, यहाँ पर भी -1 सेम आया है। समझ में आई बात? तो कॉमन हाँ डिफरेंस सर। सेम रहेगा। तो यही हमारा एग्जाम्पल 1 था। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब फर्जी फर्जी सवाल है, इसमें क्या सीखोगे यार तुम, असली मजा तो कल की क्लास में आएगा। एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि ये नीचे लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, आपको बताना है इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्या क्या लिखा है, 4, 6, 4, 10, 16, 22। क्या ये एपी है? तो आप इनके बीच का कॉमन हाँ सर। डिफरेंस चेक करो, 6, 6, 6। तो हर बार इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट सर हम लोग मूव कर रहे हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पे। देखो फिर क्या कह रहा है, 1, -1, फिर -3, फिर -5। तो बताइए सर ये एपी है या नहीं? तो सर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हर बार 2 कम हो जा रही है वैल्यू, -2 हो रहा है हर बार। अरे समझ यस पा सर। रहे हो या खाली घपला मत करना यार? तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, -2 है सर। समझ गए ना?
अरे चचा, हाँ -1 में से माइनस करना है 1 को। अब आई बात समझ में, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है। ऐसे यहाँ पर देख लो, -3 में से माइनस करना है -1 को, और ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखना मत भूलना, कहीं पता चला सब घपला कर दो यहाँ पे 4 या 2 ऐसा बोल दोगे तुम प्लस का, ये लफड़ा मत कर देना। ओके सर। तो क्या बन जाएगा ये, -3 + 1 यानी कि -2 बन जाएगा। तो दिस इज हाउ हम लोग कॉमन डिफरेंस अपना फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें कह रहा है -2, -2, फिर -2, फिर 2। तो ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला सेम? अबे एक जगह सीरीज बढ़ रही है, एक जगह कम हो रही है, फिर एक बार बढ़ रही है, हाँ एक बार सर। कम हो रही है। तो यार अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक टर्म बढ़ जा रही है, एक टर्म कम हो जा रही है? ऐसा नहीं होगा सर। करके दिखाना है, हाँ दिखा दो सर। करके। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 - -2। समझ गए ना कैसे लिख रहा हूं? यहाँ पर हाँ कॉमन सर। डिफरेंस 4 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो इधर -2 -2 यानी कि -4। तो दोनों जगह पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। अरे यार, यस यहाँ सर। का कॉमन डिफरेंस 4 है, और यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है? -4 है। तो सर ये एपी नहीं है। ठीक है, फर्दर देखो और क्या बोलता है। 1 1 1 2 2 2 3 3 ऐसे चल रहा है। तो सर ये कोई खाला के घर थोड़ी आया है कि जो मर्जी लिख देगा और हम एपी बना देंगे। समझ पा रहे हो? हाँ यहाँ पे सर। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। 0। यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर फिर 0 कर दिया अपनी मर्जी से, 0। फिर यहाँ पे 0 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 कर दिया, 1। फिर 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया। सर ये एक एपी नहीं है, बहुत सारी एपी बन जा रही है ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। आ गए तो सर। हाँ, तो ये भी एपी नहीं है सर हमारा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज 5.1 पे जा रहा है। अब मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आपके सिलेबस में से जो प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हट चुकी हैं। फिर भी आप पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर फटाफट। एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे सर। एक्सरसाइज 5.1 में जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ कौन कौन सी एपी है या नहीं है। तो देखो बेटा, ये कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पेज नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी का जो किराया है वो, टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए होता है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए होगा। ये सेम वही क्वेश्चन हो गया ना आपका जो आप 9th क्लास में टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन पढ़ते थे, और 10th में हाँ आपने सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हॉस्टल के फिक्स्ड चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स्ड बिल, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने जो है क्या नाम है, लाइब्रेरी वाले चार्जेस वाले क्वेश्चन किए हैं जो अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उसी टाइप का हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15, फिर हर बार 8 रुपए देने होंगे तो 23, और अगले बार क्या होगा, फिर 8 रुपए और दोगे 31, फिर क्या होगा ऐसे ही 39। तो आप देख सकते हो एपी बन रही है यहाँ पर। समझ में हाँ आया? सर। नेक्स्ट आप देखो, हाँ सर। सेकंड वाला कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन दी सिलेंडर एट अ टाइम। तो सर ये एपी नहीं है, ये जीपी है। मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि जितनी एयर 1 एट अ टाइम प्रेजेंट होगी सिलेंडर में उसका 1/4 निकल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास 64 यूनिट्स की एयर थी अपने सिलेंडर में। ठीक है, तो 64 का जब 1/4 कम करोगे, 64 का 1/4 कितना होता है? 16।
तो जब 16 कम करोगे तो कितना बचेगा 48। अगली बार आप 48 का 1/4 निकालोगे। समझ में आई बात? 48 का 1/4 कितना सर। है 12। यानी कि अब जो एयर बचेगी वो 48 माइनस 12 यानी कि 36 बचेगी। तो आपकी टर्म्स क्या बन रही है यहाँ पर, फिर से करके दिखाऊं? ये लो 36 बची एयर, उसका 1/4 निकालो 9, यानी कि अब एयर कितनी बचेगी 36 माइनस 27। समझ पा रहे हो? 36 सर। माइनस 9 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर जो आपकी एयर है वो कैसे कैसे चल रही है देखो, पहले 64 यूनिट थी, फिर 1/4 यानी कि 16 निकालने के बाद 48 हो गई, फिर 1/4 बचे हुए का 1/4, जितनी 1 एट अ टाइम प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल दे रहे हैं। तो 48 के बाद 36 हो रही है, 36 के बाद 27 हो रही है। आप देख सकते हो कि ये एपी नहीं है। 11th में आप पढ़ोगे ये जीपी है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फिलहाल अभी के लिए उसकी बात छोड़ देते हैं। फिर ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost 150 for the first meter rises by 50 for each subsequent meter। तो सर ये टैक्सी फेयर जैसा ही हो गया, ये भी एपी बनेगा। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 10,000 रुपए डिपॉजिट किए जाएं किसी बैंक में और हर साल 8% के रेट से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर अमाउंट होगा वो एपी में होगा या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं सर कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी नहीं होता, वो जीपी होता है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा एपी में होगा। ठीक है, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। पहले साल का आपका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, अगली बार 8% लगा दोगे तो 10,800 हो जाएगा। अगली बार फिर से जब 8% लगा दोगे, ठीक है, अगली बार फिर से जब 8% लगा दोगे तो अगली बार फिर से 8% लगाने के बाद ये तुम्हारा जो इंटरेस्ट देगा वो 10,000 पे नहीं देगा, 10,800 पे देगा। ठीक है ना? तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर ये हो जाएगा 11,640। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एपी में नहीं होगा। ये प्रिंसिपल था मेरा, यस सर। ये मेरा दूसरे ईयर का अमाउंट था, मतलब पहले ईयर के एंड में जो हमारा दूसरा ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका अमाउंट था, ये हमारा तीसरे ईयर का अमाउंट है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर ये एपी नहीं बनाएगा। अभी रीजॉइन कर लो, रीजॉइन का टाइम भी नहीं है यार। ये एक्सरसाइज देख लेना 5.1 वाली, कोई डाउट रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ऑनलाइन में तो ऐसे ही है यार, टाइम निकल गया तो निकल ही जाता है। फिर इजी है, कर लोगे आप, ठीक है ना?